नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, SI एग्ज़ाम 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों आपका, उसका मैं जो सब्जेक्ट पेपर जो है आपका सेकंड जो है कंप्लीट करवाने वाला हूं। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो है ये पेपर है। इससे पहले मैं पेपर फर्स्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, उसका सॉल्यूशन विद ऑफिशियल आंसर की के साथ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अन्य भी जो इसके मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो सारे डाल दूंगा, हिंदी के, जीके के, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। पूरे में क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, यहाँ पर 100 के 100 पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। 200 नंबरों का ये पेपर है, एक क्वेश्चन 2 नंबरों का है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है। माइनस मार्किंग क्या है ये भी देख लीजिएगा। 1/3 माइनस मार्किंग है, कितनी? 1/3। और पेपर जो है ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा, ये आपको इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखनी है। यदि OMR शीट में आप कुछ गलती कर देते हो तो आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए आप कभी भी जो है OMR शीट में गलती नहीं करना है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वह हिंदी और इंग्लिश यानी कि बाईलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, आप हिंदी में भी देख सकते हो और इंग्लिश में भी देख सकते हो, यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आपके सामने प्रश्न आएगा। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको चौहान राजवंश को जो है व्यवस्थित करना है इनके काल के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। बिल्कुल सही आंसर है। शुरुआत से ही आप इन्हें मिलान करोगे तो पृथ्वीराज फर्स्ट आएगा, फिर अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। अभी जो है आपके कुछ एग्जाम हुए थे उनमें भी एक क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ था। अगला प्रश्न, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय कौन सा नेता नहीं था? तो वो थे प्रयागराज भंडारी, सक्रिय नेता नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया? बताइएगा। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया, मतलब मिला लिया? तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब होता है अवध। क्या हो जाएगा? अवध। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो अजरक प्रिंट सांगानेर की नहीं है मित्रों, यह है बाड़मेर की। कहाँ की अजरक प्रिंट? बाड़मेर की है। जबकि तेवा कला प्रतापगढ़ की है, मीनाकारी जयपुर की है, टेराकोटा शिल्प कहाँ की है? मोलेला की है। तो ये आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार आप याद करेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को आज को आपको जो है सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में लेखक है और सूची सेकंड में पुस्तक दी गई है। तो 5वें प्रश्न का सही मिलान होगा आपका करनीदान। करनीदान क्या है? इसकी पुस्तक कौन सी है? सूरज प्रकाश। श्यामल दास, श्यामल दास जी की जो है पुस्तक है वीर विनोद। कौन सी है? श्यामल दास की वीर विनोद। करनीदान की सूरज प्रकाश। मुनोत नैणसी, मुनोत नैणसी की क्या है? सभी को पता होगा, मारवाड़ा प्रगरारी विगत, सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण का संबंध किससे है? तो ये बूंदी से, बूंदी राज्य से। तो ऑप्शन 1 सही आंसर है। तो आप इनके एक एक आंसर से भी आंसर सही लगा सकते हो। चाहे तो 2 आंसर आते हैं, आपको ये दोनों नहीं भी आते। वैसे सभी को श्यामल दास आता होगा। तो श्यामल दास का देखो दूसरे में केवल 2 में ये है। और आप मुनोत नैणसी को सब जानते हो, मारवाड़, तो यहाँ पर फर्स्ट कष्ट का लगा सकते हो, तो ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार भी आप ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो लेखक से संबंधित आपके लिए मैं एक वीडियो बना करके दे दूंगा, जो बार बार में पूछे जाते हैं वही प्रश्न में बना के आपके सामने रख दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली का नहीं है? तो कौन सा नहीं है गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली का? तो वह है चार चौमा का शिव मंदिर। अगला प्रश्न, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित है, सभी को पता है कि वालर तो है ही सही। और अब आपके सामने 3 प्रश्न है, तो यहाँ पर आप बताइएगा फटाफट से। इसका सही जवाब गौरी,
ये दोस्तों गुर्जरों का है। किसका है? गुर्जरों का। फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो वालर और मांदल और लूर ये सभी जो है ग्रास्य जनजाति से संबंधित है, जबकि गौरी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी जो आपके राजधानी क्षेत्र जयपुर के आसपास बोली जाती है और जयपुर में बोली जाती है, इस भाषा को कहा जाता है ढूंढाड़ी भाषा। तो इसके आसपास का क्षेत्र कौन सा है उस हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको इजी लगेगा उस प्रकार। राठी, तो राठी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये उपबोली नहीं है ढूंढाड़ी की, जबकि तोरावटी, राजावटी, नागरचोल ये सभी क्या है? ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। तो कोटा में 2 आदमियों की हत्या की गई थी और 2 आदमी थे वहाँ पर इम्पोर्टेंट थे, तो वो आपको याद रखने हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है कोटा से संबंधित, क्योंकि कोटा में जो है खतरनाक हुआ था और वहाँ पर कोई जो छावनी भी नहीं थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो है 1857 की क्रांति देखने को मिली थी। और 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी नसीराबाद अजमेर से शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखनी है ऐसी बातें। तो कोटा में हत्या हुई थी दोस्तों किसकी? बताइएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। मेजर बर्टन की। किसकी? मेजर बर्टन की। अगला प्रश्न, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का बाग है? स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का बाग है? तो वह है नरसिंह मंदिर अजमेर। तो स्वर्ण नगरी हॉल जो है नरसिंह मंदिर अजमेर में, मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, पूरे मंदिर की बना दूंगा। मंदिर बाहर से देखने पर 2 मंजिला दिखाई देता है, परंतु अंदर से देखोगे आप तो मात्र 1 मंजिला दिखाई देगा। ये आपको वहाँ पर जाके देखने का भी पता लगता है। मैं भी नहीं जानता था पहले, मैं भी पढ़ता था केवल किताबों में, परंतु मैं एक बार गया और मैं देख करके आया था। ये सोनी जी की नरसिंह। आपसे पूछा जाए सोनी जी की नरसिंह कहाँ है, तो वह है अजमेर में आपके। कैलेंडर और प्रारंभिक वर्ष आपको यह मिलान करना है। क्या है इनका मामला? सही सुमेलित करना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? शक संवत। शक संवत क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी। विक्रम संवत क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है एकदम। 11वें का बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूँ। 78 ईस्वी शक संवत। विक्रम संवत का हो जाएगा 57, यहाँ पर तीसरा वाला 57 ईसा पूर्व। हिजरी संवत का क्या हो जाएगा? हिजरी संवत का आपका हो जाएगा 622 ईस्वी और गुप्त संवत का हो जाएगा 319 ईस्वी। इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है। शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 57 ईस्वा पूर्व और हिजरी संवत 622 ईस्वी और गुप्त संवत वह आपका 319 ईस्वी। इस प्रकार ऑप्शन 2 राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक की जिम्मेदारी थी। तो किसको थी? 12वें प्रश्न का सही जवाब है आपका मुख्य लेखाकारी के रूप में काम करना। तो दोस्तों जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की है, जो आपके आंसर की जारी की गई थी 14/2/2019 को। क्या की कब की गई थी? फाइनल आंसर की जारी की गई थी 14 फरवरी 2019 को। उसी के अनुसार मैं ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कोई गलती होगी तो वो बोर्ड की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आ गई बात समझ में आपको? ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूं मैं, आपको कोई भी प्रश्न गलत देखने को नहीं मिलेगा। सभी का आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है, राइट है। निम्नलिखित आंदोलन को आरोही क्रम के अनुसार जमाइएगा। तो इनको जो है आपको जमाना है, बार बार में पूछे जाते हैं। अभी जो आपका एग्जाम हुआ था दोस्तों कॉलेज लेक्चरर का, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन में, तो उसमें ये प्रश्न 2 प्रश्न पूछे थे दोस्तों। इसी प्रश्न से संबंधित 2 प्रश्न पूछे थे, देख लेना, विश्वास नहीं हो तो चेक कर लेना। तो आपका पहले सही हो जाएगा 1 नंबर पे होम रूल, उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन, उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका 4th ऑप्शन सही आंसर है। तो सभी को पता है डी वाला तो होगा ही होगा, उसके अलावा ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया है आपका। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी करवा लेता हूं मैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का पारसी भाषा में अनुवाद
किसने किया? तो मुगल काल में जो लीलावती पुस्तक है उसका पारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ट्रांसलेशन किसने किया? तो सही आंसर है अबुल फैजी ने। किसने? अबुल फैजी। 15 नंबर का क्वेश्चन, मुगलों से विवाह संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है कछुआ। क्या हो जाएगा? कछुआ। अगला प्रश्न आपके लिए 16वें नंबर का, कोप 23वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCC आयोजित हुआ था। बताइएगा, कोप 23वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCC आयोजित हुआ था। तो 16वें नंबर का सही जवाब हो जाएगा बोन। क्या हो जाएगा? बोन। अगला प्रश्न, बोरट का पठार यहाँ अवस्थित है। तो अभी ये बोरट का पठार, बोराट का पठार जो है पूछा गया था, किस प्रकार पूछा था? RPSC कॉलेज लेक्चरर में आया था ये प्रश्न। मैं बता दूं, बार बार में रिपीट हो रहे हैं। तो कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया था कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? तो उसका आंसर था बोराट का पठार। अब आपसे इसमें प्रश्न पूछा था कि बोराट का पठार अवस्थित कहाँ है? बात वही है, ऐसे रोटी खाओ या वैसे रोटी खाओ, खाना तो खाना ही है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक जो है बोराट का पठार क्या है? अवस्थित है। अगला प्रश्न, जैव विविधता हॉटस्पॉट सक्ल्यूलेंट कारू अवस्थित है। तो बताइएगा। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया? तो 19वें प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जैसलमेर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। साक्षरता दर जो है यहाँ पर सबसे कम जो है महिलाओं की, वो देख सकते हैं इस प्रकार है, जैसलमेर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। अगला प्रश्न, उस पल्लता दर्रा किसके मध्य अवस्थित है? उस पल्लता दर्रा किसके मध्य स्थित है? तो 20वें प्रश्न का सही आंसर है चिली व अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। तो राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है? तो वह है अक्टूबर से दिसंबर। क्या है? अक्टूबर से दिसंबर लौटते मानसून की ऋतु है राजस्थान में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र था। तो ये 2017 के अनुसार है, अभी नई रिपोर्ट आ गई है, मैं नई वाले आपको बता दूंगा। परंतु मैं आपको 2017 की यदि आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ 9.57%। नई रिपोर्ट है वो मैं आपको पूरी बता दूंगा। एक तो पशु संपदा से संबंधित, एक फॉरेस्ट से संबंधित, ये नई रिपोर्ट आ चुकी है। नई रिपोर्ट में आपके सामने पेश कर दूंगा नई वीडियो बना करके। कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है भारत के पश्चिमी तट का भाग? कमेंट करो। सही आंसर है कोरोमंडल तट, ये नहीं है। जबकि काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, ये सब क्या है? पश्चिमी तट का भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है कुल्टी। इसके अलावा दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ये सभी क्या है? इसके भाग है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सेलवास का क्या अर्थ है? तो सेलवास का क्या अर्थ है? सेलवास का अर्थ होता है सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन। ठीक है। अगला प्रश्न, नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है? नेपाल हिमालय किसके बीच में है? तो सही आंसर हो जाएगा काली तथा तिस्ता के मध्य। नेपाल हिमालय काली तथा तिस्ता के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह धातु किस किस्म का है? तो किस किस्म का है बताइएगा? लौह धातु किस किस्म का है? तो भारत में पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का है जो राजस्थान में भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, मैं आपको इसको जूम करके बता देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2017 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कौन सा था? तो वह था कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न, रूर औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है।
रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो वह है जर्मनी में। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम बांध कहाँ है? जाखम परियोजना कहाँ है? ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये है प्रतापगढ़ में। जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? तो 31वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कनाडा की प्रणाली का। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, क्या है? भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय में मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है 32वें प्रश्न का आपका PN भगवती। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है? राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है, तो क्या है विन्यास? वह है 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? तो सही बताइएगा इसका जवाब। सही जवाब इसका राजस्थान व आंध्र प्रदेश। कौन सा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। सभी का राइट आंसर है ऑप्शन 4, उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समकक्ष। क्या हो जाएगा? याचिका कहाँ कहाँ दायर कर सकते हो? मूल अधिकारों में दिक्कत आती है तो उच्चतम या उच्च दोनों न्यायालय में आप क्या कर सकते हो? याचिका दायर कर सकते हो। मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? तो बताइएगा, मौलिक अधिकार के रूप में से जो है संपत्ति का जो अधिकार हटा दिया गया वो पहले किस में था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 19वें में था दोस्तों। किस में था? अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 के तहत था। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है? तो ये प्रश्न पहले का था, अभी इस प्रश्न को डिलीट कर दीजिएगा, दोबारा से नहीं पूछेगा इस प्रश्न को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है? तो बताइएगा, प्रस्तावना में जो दिए गए आश्वासन है उनका सही क्रम क्या है? तो आपके 38वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इस क्रम में है। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? मतलब आप एक राज्यपाल जो है कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? सही जवाब है अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो चाहे तो पूरे 33 के 33 28 के 28 जितने भी राज्य हैं उन सबका हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि 28 के 28 राज्य का भी हो सकता है, चाहे वो कितने का भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा आनंदीबेन पटेल है। आनंदी जो है वो एक तो मध्य प्रदेश की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है। इसके अलावा चाहे तो वो राजस्थान की भी बन सकती है, चाहे तो वो छत्तीसगढ़ की भी बन सकती है, बनाना चाहे तो उनको। तो इस प्रकार कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि वो कितने राज्यों का बनेगी या नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 2 आंसर लगाते हैं क्योंकि 2 ही दिखते हैं ज़्यादातर। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है, बताइएगा क्या विशेषता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालयों की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी कि ABC तीनों सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। तो लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं बताइएगा। 41वें का सही जवाब है आपका मंत्री, सचिव और स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। ये किस में आते हैं? लोकायुक्त की जांच में दायरे में आते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं आता, गवर्नर नहीं आता। भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? तो किस प्रकार किया गया था बताइएगा। इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है, यह प्रश्न डिलीट किया गया था। उस समय इस प्रश्न का कोई आंसर नहीं आया था, इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या
संख्या हो सकती है? तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर। 43 का सही आंसर है 11 + 1 मुख्यमंत्री। 11 तो आपके मंत्री होंगे और 1 मुख्यमंत्री होंगे। तो इस प्रकार 12 आपके यहाँ पर मंत्री परिषद हो सकते हैं, जैसे कि चिकित्सा मंत्री, कोई परिवहन मंत्री, इस प्रकार टोटल मिला के 12 हो सकते हैं। 11 + 1 मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोबारा से। प्रश्न होगा आपका, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा, कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है बताना है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है, सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है, गलत है। तो आपका ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, फाउंडर थे, तो उसका सही जवाब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत के मानव विकास सूचकांक को कौन सा स्थान दिया गया था? तो इसको कौन सा मिला था और अभी बढ़ के बहुत सारा हो चुका है। तो 46वें का उस समय का आंसर है 131, परंतु अभी इसका आंसर गलत होता है। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रखना। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी याद नहीं रखना, अभी नया वाला याद रखना है। और यहाँ पर जो है ये भी याद नहीं रखना है आपको। वैसे थोड़ा बहुत इसमें याद रखने की चीज़ें दिख लीजिएगा। राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई थी? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिनी प्लांट कहाँ पर स्थित है। अब ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण और विपणन के लिए जो है मिनी प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो आपका ये प्रश्न बन सकता है। आप इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। अब बजट वाला नाम लिख करके नहीं आएगा, अब आएगा कहाँ पर स्थित है, तो वो जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में मुख्यतः जोर दिया गया, तो किसके ऊपर जोर दिया गया था? तो वो दिया गया था खाद्य उत्पादन, रोजगार एवं उत्पादकता पर। अगला प्रश्न है आपका, क्या है? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा 50वें प्रश्न का ऑप्शन 4, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। क्या हो जाएगा? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से तुरंत कमेंट करो, तुरंत प्रभाव के साथ कमेंट आना चाहिए आप सभी का। तो सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। अगला प्रश्न होगा आपका, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी की पहल की है? तो कौन सी एजेंसी की पहल की है? वह की है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD और रतन टाटा ट्रस्ट की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मार्च 2017 के अंत में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किमी कितना था? तो ये 2017 का डाटा है, अभी नया डाटा आ चुका है, मैं नया डाटा आपको बता दूंगा, देख करके आपको टेंशन नहीं लेनी। नई वीडियो आ जाएगी जिसका नया डाटा आ गया है उसकी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपके लिए सारी वीडियो उपलब्ध करवा दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? तो कौन जो है राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? 54वें प्रश्न का सही जवाब है वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? एम क्या है? सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन 3, राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना। अगला प्रश्न ये नहीं आएगा। अगला है, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, ऑर्गेनिक जो आपकी खेती की जाती है उसको प्रोत्साहन करना, उसको बढ़ावा देना। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार के द्वारा
अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 आकस्मिक निधि। क्या हो जाएगा? आकस्मिक निधि। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अभी बजट पास हुआ है आपका 2021-22 का, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसकी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। क्योंकि अभी आपने देखा आपके इस पेपर में 2-3 क्वेश्चन आपके बजट से आए हुए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है बजट दोस्तों। तो आप बता देना कमेंट करके। राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी? पूछा जा सकता है कि राजश्री बजट की जो योजना है उसकी घोषणा कब की है। अभी भी यह प्रश्न आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है रिपीट 2016-17 में। ठीक है, याद रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, दवा योजना, वो सब याद रखने अब तक। निम्नलिखित राजकोषीय उपायों में से किसे अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बताइएगा। 60वें क्वेश्चन का सही जवाब है सरकारी व्यय में वृद्धि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों के कौन से समूह में उनके सबसे बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइएगा, सही जवाब होगा। तो आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन 4 सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन से वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया? तो बायोडाइवर्सिटी जो ईयर है वो कब घोषित किया गया था? बताइएगा। 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ कमेंट करके, ऑप्शन 2 2010 को। अगला प्रश्न 63वें नंबर का, इसे डिलीट किया गया था उस वर्ष इस प्रश्न को। ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव बार का प्रतिलोमित पिरामिड देखा जा सकता है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तालाब। जैव बार का प्रतिलोमन पिरामिड देखा जा सकता है तालाब में, पॉन्ड में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न अब नहीं आएगा पर मैं बता देता हूँ। 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। प्रमोचक वाहन जिसे इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया गया था वह कौन सा वाहन था? तो वह था दोस्तों PSLV C-37। PSLV C-37 था। अगला प्रश्न, मोबाइल संचार की 4G तकनीकी में जी अक्षर निम्नलिखित में से किस शब्द से प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो 4G लिखा होता है, उसमें जी का क्या मतलब है? तो जी का क्या मतलब है? जी का मतलब होता है जनरेशन। क्या होता है? इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, जनरेशन। दोनों में ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। दोनों की स्पेलिंग देख के आप अंदाजा लगा लेना कभी मन करे तो। जनरेशन GNERATION। ठीक है, जनरेशन तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, कौन से वन जीवों की विशेषता 3-4 वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होती है? तो इसका सही जवाब है 67 का राइट आंसर, ऑप्शन 2 शीतोष्ण। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण आपका राइट आंसर है सभी दोस्तों का। बढ़िया शानदार आंसर आ रहा है आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तन होता है? बताइएगा। अमीनो अम्ल जो है नियासिन में परिवर्तन होता है, वह कौन सा है? 68 का सही आंसर है ट्रिप्टोफैन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत अपने रक्षा मंत्रालय हेतु लड़ाकू विमान राफेल के क्रय की प्रक्रिया कर रहा है। इस लड़ाकू विमान का उद्गम किस देश से हुआ था? तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न, उपसर्ग नैनो किस शब्द से बना है? उपसर्ग नैनो किस शब्द का रूप है, किससे बना है? तो सही आंसर है यूनानी शब्द जिसका अर्थ है बोना। बोना से बना है नैनो। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में HPCL राजस्थान लिमिटेड का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया? तो आपसे पूछा जा सकता है कि HPCL कहाँ पर है, किस जिले में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन 2 बाड़मेर में। अगला प्रश्न,
वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसकी जो वायुमंडल में जो मात्रा है वह कितनी है, ये आपको बताना है। तो सबका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि लेस देन 1, एक से कम होती है। क्या होती है? एक से कम। अगला प्रश्न, लंदन धूम कुहा किस वर्ष में देखा गया? लंदन धूम कुहा किस वर्ष में देखा गया था? तो 73 का सही जवाब है 1952 में। अगला प्रश्न, N6 बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा डिलेट। आंसर डिलेट हो गया था क्वेश्चन उस समय। अगला प्रश्न, विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब सभी को पता है, कूलाम। क्या हो जाएगा? विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है कूलाम। अगला प्रश्न, दो उम्मीदवारों के चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वह 19,800 मतों से पराजित हुआ। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है? मैथ का क्वेश्चन है, शानदार, बढ़िया इजी प्रश्न है, बिल्कुल हलवा है। तो 90,000 हो जाएगा। मैं आपको चाहो आप तो मैं इस प्रश्न को करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। तो कुल मत डाले गए कैसे निकाल सकते हो? चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता सकता हूँ, आप ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर मत प्राप्त हुए उसको जो है 19,000, यानी कि 39% बराबर कितना है? 19,800। सिंपल सा आके 19,800 है। तो आपको 100% निकालना है। तो क्या कुल निकालना है? तो 100% होता है कुल। तो क्या करना? 19,800 इंटू 100 कर देना यहाँ पर, और 39 का भाग दे देना। तो अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपका जो है 90,000 आंसर आ जाएगा। आप करके देखना, ठीक है? आप करके देखना, मैंने बताया इस प्रकार से। अब आपके लिए एक रीजनिंग का प्रश्न है। यह है, यहाँ दो कॉलम में से दूसरे कॉलम, यहाँ पर दो कॉलमों में से दूसरे कॉलम सेकंड में दी गई संख्याएं पहले कॉलम फर्स्ट में दिए गए अक्षरों के कूट, प्रत्येक अक्षर तथा उसके कूट का परीक्षण करते हुए प्रत्येक अक्षर का कूट पहचाने तथा निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, इनसे आपको मिलान निकालना है और सेम टू सेम इस प्रकार NIK के मतलब कूट का मतलब क्या है ये से निकाल के आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, 77 का सही जवाब ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है? अगला प्रश्न होगा आपका, प्रश्न क्या है? एक धन चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों में 4850 तक बढ़ता है तथा 3 वर्षों में ये 5335 हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? ठीक है, तो आपको ये सिंपल सा प्रश्न है, और चाहो तो मैं इनको बाद में सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दूंगा, आप कमेंट करना पर। तो तीसरा सही आंसर हो जाएगा 10%। अगला, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों तथा आयतों की संख्या का अंतर है। तो त्रिभुज और आयतों का संख्या का आपको अंतर बताना है। तो 8 हो जाएगा। अब मैं बता दूं, रीजनिंग और मैथ के जितने भी क्वेश्चन यदि हैं इसमें, तो उनको आप सॉल्यूशन चाहो तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। 25 क्वेश्चन है। ए तथा बी बहन है, आर तथा एस भाई है, एक की बेटी आर की बहन है, बी का एस के साथ क्या संबंध है? ठीक है, तो सही आंसर है ब्लड रिलेशन वाला है, मौसी है, आपकी मम्मी की बहन। दो मिश्र धातुओं में तांबे तथा टिन का अनुपात क्रमशः 3:4 तथा 1:6 यदि प्रथम मिश्र धातु से 4 किलोग्राम तथा द्वितीय मिश्र धातु से किस किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, तो नई मिश्र धातु में तांबे तथा टिन का अनुपात क्या होगा? बताइएगा। सही जवाब है ऑप्शन 1, 3:11। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, एक कथन के पश्चात तीन की जा सकने वाली कार्यवाहियों फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको कथन में दिया गया है कि सब कुछ सत्य मानते हुए निर्णय करना है कि सुझाई गई तीन में से तर्कपूर्ण रूप से कौन सी कार्यवाही की जानी चाहिए। कथन है आपका, मानसून के समय में मलेरिया रोगियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। कार्यवाही विधानसभा में यह प्रश्न उठाना चाहिए। जनता द्वारा, सेकंड है, जनता द्वारा इसकी रोकथाम के लिए किए जा सकने वाले उपायों की सरकार द्वारा पर्याप्त सूचना प्रसारित की जानी चाहिए। मानसून के समय में सभी अस्पतालों को मलेरिया रोगियों के उपचार हेतु सही प्रकार से सज्जित करना चाहिए। तो आप बताइएगा 82 का सही जवाब। तो सही आंसर है केवल फर्स्ट और थर्ड जो सही है, ये फर्स्ट और जो थर्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका,
यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा उसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बाढ़ राहत हेतु विभिन्न स्रोतों में कुल एकत्रित राशि पाई चार्ट में दर्शाई गई है। तो ये यहाँ पर जो है राशि दर्शाई गई है, देख सकते हो। और आपको जो है बताना है कॉरपोरेट तथा केंद्र सरकार से एकत्रित राशि का अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये कॉरपोरेट है और आपको जो है केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार है, ये केंद्र सरकार है। तो इनको सारे को निकाल लो और 100 में से फिर इसको घटा लो, तो इसका जो है इनका अनुपात आ जाएगा। तो अनुपात क्या होगा, 83 का मैं बता दूं, अनुपात होगा 1:3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सिंपल सा के इनको जोड़ लो और 100 में से यहाँ पर क्या आएगा वो 100 में से घटा लेना। ठीक है, इन सबको जोड़ लेना। तो इस प्रकार कर सकते हो सिंपल सा के। श्रृंखला 15, 35, 77, 143 में से आगे की संख्या क्या होगी। तो 84 का सही जवाब हो जाएगा 221। क्या हो जाएगी, 221 हो जाएगी। अगला प्रश्न, यहाँ कथन के पश्चात 2 तर्क है, फर्स्ट और सेकंड। आपको निर्णय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है तथा कौन सा कमजोर तर्क है। उत्तर दीजिएगा। क्या विद्यालयों में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तर्क होगा हाँ, ये विद्यालयों में अकादमिक वातावरण तैयार करने में सहायक होगा। नहीं, भविष्य में कोई राजनेता हमें नहीं मिल सकेगा। तो 85 का सही जवाब होता है ऑप्शन 1, केवल तर्क फर्स्ट। हाँ, ये विद्यालयों में अकादमिक वातावरण तैयार करने में सहायक होगा। अगला प्रश्न, जयपुर का परकोटा शहर अभी हाल ही में समाचारों में चर्चा में क्यों था। तो बताइएगा। जयपुर जो परकोटा था वो जो है समाचारों में था, ये सभी ने सुना होगा पहले। और इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 86 का 4। परकोटा नगर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, प्रतीक हजेला कौन है। प्रतीक हजेला कौन है। तो 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आसाम राज्य के समन्वयक। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के विज्ञान तकनीकी एवं नवोन्मेष सलाहकार परिषद PM स्टेक के मुखिया है। तो ये अभी नहीं आएगा ये प्रश्न, और अभी नया है, कौन है वो बता दूंगा मैं। देखिए, विस्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है, बताइएगा। विस्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है। तो 89 का सही जवाब हो जाएगा ढाका में। कहाँ पर है दोस्तों, ढाका में है। ढाका का किसकी राजधानी, एक बार कमेंट करके बताना। 24 फरवरी 2018 को मेलबोर्न में जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत मेडल प्राप्त करने वाले भारतीय जिम्नास्टिक कौन बना। तो ये नहीं आएगा प्रश्न, करंट का है, करंट पे ध्यान देना। बताइएगा। अगला, ये भी नहीं आएगा। तो ये प्रश्न नहीं आएंगे, जो आएंगे मैं बता देता हूँ। पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य है। पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य है, क्या है। इसका सही जवाब है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के पठन और लेखन को प्रोत्साहन करना। 94 जो क्वेश्चन है इसको जो है डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, कौम कासा के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, इसको आपको राइट आंसर चुनना है। सही आंसर हो जाएगा, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के मध्य एक समझौता है, बिल्कुल केवल असत्य है। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिकी सीनेटर जॉन मैकेन के बारे में अधोलिखित कथनों का विचार कीजिएगा और इनमें से कौन सा कथन है सही है वो आपको चाटना है। तो क्या हो जाएगा, ये एरिजोना से सीनेटर थे। क्या थे, एरिजोना से सीनेटर थे, बिल्कुल सही है। वे वर्ष 2008 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गणतंत्र दल के नागरिक नामांकित हुए थे, बिल्कुल सही है। और वो दोनों सही है। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। और अब आपको बता दूं, एक क्वेश्चन इस बार आएगा 100% आपसे पूछा जाएगा इंदिरा रसोई से संबंधित। किससे संबंधित आएगा इस बार प्रश्न आपके एग्जाम में, इंदिरा रसोई से संबंधित। आपके कॉलेज लेक्चरार में भी आया था अभी, और आपकी SI भर्ती में भी आएगा, पटवारी में भी आएगा, और RS में भी आएगा। तो याद रख लेना, इंदिरा रसोई को अच्छे से पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगा उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या नहीं बनेंगे। तो ये प्रश्न जो है डिलीट कर दिया था उस समय, ठीक है।
ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। सारे क्या है? करंट के क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जो प्रश्न थे वो मैंने बता दिए, आपको पसंद आए होंगे। पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना, हमें अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा जो है मोटिवेशनल बढ़ता है और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आएंगे। यदि आप ये वीडियो मैं तभी लेके आया हूँ क्योंकि जो पिछली वीडियो थी राजस्थान की जो एसआई की भर्ती की, वो 30,000 बच्चों ने देख ली है। राजस्थान एसआई की 2016 का जो पेपर था फर्स्ट पेपर, वो 30,000 बच्चों ने अब तक देख लिया है, लगातार बच्चे देख रहे हैं। आप भी देखिएगा जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हिंदी का पूरा पेपर का जो है मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है, आप देख लेना। धन्यवाद, सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी जारी रखिएगा।